नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार की उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जहां पर आपको मिल सकता है सबसे ज्यादा मुनाफा। साथ ही हम आपको बताएंगे गोल्ड पर एक बड़ा आउटलुक कि बड़े एक्सपर्ट गोल्ड पर अपनी क्या राय रखते हैं, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाजार की फिलहाल चाल यहां पर क्या देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात करें तो 81 रुपए ऊपर है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 27,825 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। चांदी 170 रुपए ऊपर है, 42,250 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सोने चांदी में कुछ रिकवरी आई है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो 28 रुपए नीचे है। क्रूड का बाजार 5716 का लेवल है। नेचुरल गैस 2 रुपए नीचे है, 234 के नीचे है भाव। और साथ ही यहां पर अगर और देखें कुछ कमोडिटीज को तो कॉपर में करीब 2.5 रुपए की मजबूती है, 427.30 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। निकिल 1138.40 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर देखें तो जिंक में करीब 50 पैसे की मजबूती है। लेड 55 पैसे ऊपर है, 136.45 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। और ग्वारसीट की बात करें तो 153 रुपए यहां पर नीचे है। ग्वारगम में 510 रुपए की जोरदार गिरावट है, 1761 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। तेज गिरावट है बाजार में। सोयाबीन में 19 रुपए की बढ़त है, 3429 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। सोया तेल करीब 4 रुपए नीचे है, 621 के करीब बाजार में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा चने की बात करें तो चने में 17 रुपए की गिरावट है, 2918 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। 1581 के स्तर पर गेहूं में ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए नीचे है बाजार। तो यहां पर आप देख रहे हैं बाजार का ताजा हाल, किस तरह का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। टर्मरिक में 58 रुपए की गिरावट है, 6634 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। जीरे में 10 रुपए की नरमी है, 11,260 का लेवल है। तो आप देख रहे हैं कि बाजार में किस तरह की ट्रेडिंग यहां पर होती हुई दिख रही है। लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि आने वाले समय में यहां पर किस तरह का रुख गोल्ड का हो सकता है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल के हेड रिसर्च तरुण सत्संगी नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी है रेनिशा चैनानी एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की अहमदाबाद से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले रेनिशा, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको गोल्ड में जिस तरह से एक वोलेटाइल मार्केट है, आज बाजार की नजर फेड चेयरमैन की स्पीच पर टिकी हुई है, उससे पहले गोल्ड में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा? हाँ मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जिस तरह से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है पिछले हफ्ते 10 दिन से, वो कंटिन्यू रह सकता है आने वाले हफ्ते में भी। ओवरऑल फैक्टर्स जो देखेंगे हम, वो यूएस की रिकवरी है जो प्राइजेस को नीचे ला रही है, एंड यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ है जो 11 मंथ हाई पे ट्रेड हो रहा है, वो प्राइजेस को प्रेशर कर रहा है। ये फैक्टर्स अभी भी कंटिन्यू रह सकते हैं। इवन आज भी यही एक्सपेक्टेड है, जो जैक्सन होल की मीटिंग है उसमें कि जो जेनेट येलन है वो यही एम्फसाइज करेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स आगे चल के नेक्स्ट ईयर बढ़ सकते हैं, एंड क्यूई भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट के जो इकोनॉमिक डेटास है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, सॉरी, इस वजह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है एंड गोल्ड में प्रेशर रहेगा ही। आई थिंक आज सेलिंग की जा सकती है थोड़ी हायर लेवल्स पे, 27,800 850 के आसपास सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 27,950। नीचे में टारगेट्स हम 27,600 तक, 500 तक भी आते हुए देख सकते हैं जी। तो चलिए, जो आपने गोल्ड पर यहां पर अपनी राय रखी है, लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं कि बड़े एक्सपर्ट गोल्ड पर अपनी क्या राय रखते हैं। साथ ही जिस तरह से बाजार का मौजूदा हाल है, ऐसे में क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, दिवाली तक सोने का भाव कहां तक जा सकता है, क्या आने वाले समय में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, इन तमाम मुद्दों पर देखिए इन बड़े एक्सपर्ट्स की राय। Demand will be for India in 2014 will be better because first half was actually people were expecting that duty will be cut, and there were elections and all that, a lot of expectations around the policy. Now that is behind us actually, and we are entering a phase where people will look into Diwali with a little better sentiment. So we believe second half will be better. Increasing trend in gold price. कितना बढ़ेगा मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से यदि आप डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शन देखें या अनसर्टेनिटी देखें, तो द टेंडेंसी इज कि गोल्ड विल राइज। सितंबर में 15 साल में प्राइस में इजाफा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी उसी तरह से इजाफा होगा। नए त्योहार
का सीजन आता है, लोगों की उसमें खरीदने की ताकत और इच्छा बढ़ती है। अगर इकोनॉमी में थोड़ा सा भी बूस्ट आया, लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे। स्पेसिफिकली ये देखें कि इंडिया में जो है डिमांड वो बनी रहेगी। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, इकोनॉमी अब इम्प्रूव करेगी। मोदी जी आ गए, अच्छे दिन भी आ ही रहे हैं पीछे पीछे, तो जब इनकम बढ़ेगी तो गोल्ड में डिमांड बढ़ेगी। पहले गोल्ड का प्राइस जो था वो 30,000 से ऊपर था और अब ऑलमोस्ट 27 या 28,000 के आसपास आ चुका है। तो मेरे को लगता है कि जिनको ज्वेलरी बाय करनी है उनके लिए मेरे हिसाब से राइट टाइम है। तो ये आपने देखा कि जो बड़े एक्सपर्ट हैं अपनी क्या राय रखते हैं गोल्ड के ऊपर कि आने वाले समय में गोल्ड में किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट पर फिलहाल सख्ती हटने की संभावना नहीं है। वित्त सचिव अरविंद वायाराम के मुताबिक देश हर साल बड़ी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट के बोझ को नहीं सह सकता। सालाना करीब 1,000 टन गोल्ड इकोनॉमी के लिए सालाना करीब 1,000 टन गोल्ड का इंपोर्ट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। उल्टे वित्त सचिव ने गोल्ड इंपोर्ट के 80-20 नियम की वकालत की है। मायाराम ने कहा कि 80-20 नियम से एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है। इस नियम के मुताबिक कुल इंपोर्ट का 20% एक्सपोर्ट करना जरूरी है। Can't allow 1,000 tons of gold imported for $55 billion or $60 billion in a year. We just can't afford it. It's simply a question of affordability. On 80-20, let me tell you another interesting thing. Who are happy today with 80-20? The exporters. जी, तो ये आपने सुना वित्त सचिव को। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो बाजार की फिलहाल चाल है। तरुण, आपसे जानना चाहेंगे, आज फेड चेयरमैन की स्पीच है और जो फेड के मिनट से संकेत मिले हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट अनुमान से पहले बढ़ सकता है। ऐसे में आपको लगता है कि गोल्ड में फिलहाल तेजी की संभावना नहीं है, बेचकर चलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि बाजार अपना बॉटम बना चुका है, अब यहां पर रिकवरी देखने को मिलेगी? सी आई थिंक अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरीके से मैं रिप्लाई करना चाहूंगा। अगर वेरी नियर टर्म की बात किया जाए तो आउटलुक अभी भी डिप्रेस्ड नजर आता है एंड हो सकता है कि प्राइसेस $30 to $40 टर्म्स में ऑफ हो जाए एंड डोमेस्टिकली भी हम 500 to 800 का करेक्शन फर्दर कंटिन्यू होते हुए देखा है। बट लास्ट ईयर हमने मई से लेकर टिल नाउ देखा है, ऑलमोस्ट 14 महीने हो गए हैं, इसके अंदर गोल्ड के प्राइसेस का जो एक्टिविटी रहा है $1180 से $1380 के बीच में ही रहा है। कहीं ना कहीं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में इंडिसीजन है, क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएंगे। यही कारण है कि डिमांड भी काफी प्लंज हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपसे जानेंगे कि और बाजार में किस तरह का एक्शन दिखेगा। लेकिन इस बीच आपको ले चलते हैं, आज डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो रही है। आइए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलिजिबिलिटी इनकी जैसे लास्ट स्कीम में रही थी 2010 में, वही एलिजिबिलिटी रहेगी। ऑल सिटीजन्स वुड बी एलिजिबल 18 साल से ऊपर। पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी रहेगा और आधार कार्ड का नंबर भी लिया जाएगा, बट वो मैंडेटरी नहीं होगा। पैन कार्ड मैंडेटरी रहेगा। और जो हमारा एक रूल है कि दिल्ली के अंदर जो है उसके नाम, अपने नाम जो है या संयुक्त मतलब जॉइंट, उसमें जो है उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि फ्लैट या प्लॉट उनके नाम नहीं होना चाहिए। ये एक हमारे रेगुलेशंस का एक सेक्शन है, वो हम आपको सर्कुलेट भी करा रहे हैं ताकि आप जी। और चलिए एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी बाजार पर, आप बात कर लेते हैं चांदी की। रेनिशा, चांदी पर आपका आउटलुक क्या होगा? क्या आपको लगता है कि चांदी में आज के कारोबार में खरीदारी करने का मौका है, या फिर आपको लगता है कि बाजार की तेजी टिकाऊ नहीं है, ऐसे में हर तेजी पर, हर रिकवरी पर बिकवाली करने का मौका है? चांदी में व्यू जो है अभी भी बेरिश है। अब लगातार देखिए $22 से सेल ऑफ चल रहा है। आई थिंक ये $19 तक कंटिन्यू रह सकता है। अभी भी यहाँ से डाउन साइड बाकी है। इंशाल्लाह अगर 42,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करती है तो सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 41,700। डिमांड आप देखेंगे गोल्ड के साथ चांदी की भी इतनी नहीं आ रही है। इंडिया में भी इतनी हमने देखा नहीं है कि लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 60% लेस डिमांड थी चांदी की। तो ओवरऑल अभी भी फंडामेंटल्स वीक है प्रेशियस मेटल के। एंड जैसे डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 11 मंथ हाई पर है, ये प्रेशराइज कंटिन्यू करेगा प्राइजेस पर। सो बिलो 42,000 आज सेलिंग की जा सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब बेस मेटल्स की, और मेटल्स की कीमतों में बहुत ज्यादा एक्शन यहां पर नहीं देखने को
मिल रही है। अगर हम देखें तो कॉपर में करीब 3 रुपए की बढ़त है, 427.50 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। निकिल में 1 रुपए की गिरावट है। तरुण, आपसे जानना चाहेंगे, एक दायरा है बाजार में और उसी दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, क्या करना चाहिए दायरे के इस बाजार में? इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहां पर दांव लगाने की राय देंगे? आई थिंक अगर बेस मेटल्स में देखा जाए तो निकल अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट जब तक 1110 के नीचे नहीं जाएगा, इसमें हमको लगता है कि 1120 के आसपास एक अच्छा बाय बन सकता है। ऑफ लेट इसमें भी हो सकता है कि करीबन 20-30 पॉइंट्स का हम रैली आते हुए देखा है। बाकी कॉपर ऑलरेडी रेजिस्टेंस के काफी क्लोज आ चुका है, अवॉइड करना चाहिए। जिंक लेड के अंदर अगर थोड़ा सा करेक्शन मिलता है तो डिप्स बाय कर सकते हैं, बट ऑल टुगेदर ये कहीं ना कहीं काफी क्लोज है कंजेशन जोन के, तो यहाँ पर डिसाइसिव मूव नहीं आएगा। बट हाँ, जिस तरह से लास्ट 2 और 3 डेज में हमने रैली आते हुए देखा है, अगर डिप्स मिलता है तो बाय करना इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा हो सकता है। ओके, अरेनिशा, आपकी राय क्या होगी मेटल्स के ऊपर? क्योंकि अगर हम देखें तो चीन की जो पीएमआई है और चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार है वो अनुमान से कम यहां पर बढ़ी है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये मेटल्स मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट का काम करेगा और ऐसे में आने वाले समय में मेटल्स पर दबाव भी दिखेगा? बेस मेटल से मुझे लग रहा है कि एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ से यूएस के इकोनॉमिक डेटा से जो काफी सपोर्टिव है प्राइसेस के लिए, अब लगातार देखिए हाउसिंग स्टार्ट्स, न्यू होम सेल्स, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा, पीएमआई, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं और वो सपोर्ट दे रहे हैं बेस मेटल प्राइसेस को। और उस दिन हम देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ती है एंड द वेरी नेक्स्ट डे जब चाइना के डेटा आते हैं, पीएमआई डेटा देखिए, आज आप ट्रेड नंबर्स देखिए, एक्सपोर्ट 16% डाउन है YOY, तो वो लगातार प्राइसेस को प्रेशर करते हैं। सो इस टग ऑफ वॉर में प्राइसेस में कंसोलिडेशन हो रहा है एंड जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो कमोडिटी और बेस मेटल आउट परफॉर्म कर रही है। हमें पता है कि जैसे जिंक एंड एल्यूमिनियम के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, डेफिसिट्स रहने वाले हैं इस साल, तो आई वुड पिक कि जिंक एंड एल्यूमिनियम में बाइंग की जा सकती है जब भी थोड़ा करेक्शन आता है। फिर इंट्राडे बेसिस पे भी मैं रेकमेंड करूंगी 143 पे बाइंग करना चाहिए जिंक में एंड इवन एल्यूमिनियम में भी। सो बाय इन जिंक एंड एल्यूमिनियम। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कच्चे तेल में आपके लिए किस तरह के ट्रेडिंग के मौके हैं और साथ ही बात होगी एग्री कमोडिटीज की कि वहां पर आज कहां पर मुनाफा मिल सकता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, लेकिन उससे पहले नजर मिड डे मार्केट की 3 हॉट कॉल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है और रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और लगातार शुगर इंडस्ट्री की तरफ से यह डिमांड हो रही थी कि इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाई जाए और इसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि सरकार ने ऐलान पहले ही किया था, लेकिन सरकार ने यह शर्त रखी थी कि जब तक चीनी मिलें यहां पर भुगतान की गारंटी नहीं देती हैं किसानों को, तब तक ये लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी ये खबर आ रही है कि 15% से बढ़ाकर रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% कर दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो अब इंपोर्ट होगा वो महंगा होगा और चीनी मिलों ने लगातार इस बात की डिमांड की थी, क्योंकि सस्ते इंपोर्ट से मिलों की यह दलील थी कि इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अगर इंपोर्ट यहां पर थोड़ा सा महंगा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो घरेलू बाजार में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसकी सप्लाई बढ़ेगी और इससे उनका नुकसान कम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उस खबर के बाद आप देखिए सीधा इंपैक्ट कीमतों पर भी दिख रहा है, करीब 30 रुपए ऊपर है एनसीडीएक्स पर चीनी का भाव। जोरदार तेजी आई है, 1% से ज्यादा भाव बढ़ चुका है। इस खबर के बाद जोरदार तेजी आप देख रहे हैं बाजार में। और रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। तरुण ससंगी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा डिसीजन है और आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट प्राइस पे और दिखेगा? या डेफिनेटली, जिस तरीके से अभी डोमेस्टिक ऑलरेडी देखें तो इश्यूज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी अगर इंपोर्ट में थोड़ा सा अगर कमी होता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई इन नियर टर्म थोड़ा टाइट हो सकता है। इसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देखा है, 35 पॉइंट्स प्राइजेस अभी इंच हायर हुए हैं एंड हो सकता है कि इसमें हम 50 से 100 रुपये का फर्दर तेजी आते हुए देखें अगले 2-3 सत्रों में। ओके, तो 50 से 100 रुपए की मजबूती आपको और वायदा बाजार में कीमतों में दिख सकती है। इस खबर का असर आपको और दिखेगा। 25% इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगाई गई है रॉ शुगर के इंपोर्ट पे,
पहले 15% थी, इसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है। तो इसका सीधा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या करना चाहिए, 3073 का लेवल है, ऐसे में आपको लगता है कि अब अभी भी अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो उनके लिए खरीदारी का मौका होगा चीनी में? अगर रीसेंट एक्टिविटी देखें तो जब 3000 के आसपास आता है वहां से प्राइसेस रिकवर हो जाते हैं, और ऊपर 3150 3180 के आसपास आता है वहां से प्राइसेस फिर से एक बियरिश टोन ले लेते हैं। तो अभी जिस तरीके से वंस अगेन प्राइसेस रिकवर हुए हैं 3000 से इन लास्ट 2 और 3 डेज, ऐसा लगता है कि ये 3150 तक आ सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से अगर 20 या 25 रुपए का भी करेक्शन आता है, इट कैन बी बॉट एंड 3150 वुड बी आवर टारगेट। जी, तो यहां पर ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 25% यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी चीनी पर कर दी गई है। तो ये एक अच्छी खबर चीनी मिलों के लिए, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि आखिर जिस तरह से विवाद यहां पर चीनी को लेकर चल रहा था, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विवाद है गन्ना कीमतों को लेकर। चीनी मिलों की ये डिमांड है कि उत्तर प्रदेश में चीनी कीमतों को गन्ना कीमतों से जोड़ा जाए, रंगराजन कमेटी की जो सिफारिश है उसको लागू किया जाए। और उत्तर प्रदेश में कई बड़ी चीनी मिलों ने पेराई बंद करने का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि 280 रुपए के भाव पर पेराई करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, उनको नुकसान हो रहा है और प्रति किलो करीब 5.5 रुपए का घाटा हो रहा है, और ऐसे में उनके लिए पेराई कंटिन्यू रखना मुश्किल है। इसको लेकर लगातार विवाद के हालात बने हुए हैं, लेकिन इस बीच मिलों को एक राहत जरूर दी गई है कि और इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर बढ़ाई गई है और 15% से बढ़ाकर 25% यहां पर कर दी गई है। चलिए, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सोयाबीन की और क्या आने वाले समय में सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे या फिर कीमतें कम रहेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फंडामेंटल कमजोर हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर है संदीप भजोरिया, सन्निन ग्रुप के सीईओ। संदीप जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपकी राय क्या होगी, क्या लगता है आपको सोयाबीन में तेजी अभी और बढ़ सकती है? हमने देखा लास्ट 5 हफ्ते से मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट अमेरिका की फसल बहुत अच्छी है और उस फसल को लेके फंड वाले जो है वो अमेरिका के शिकागो मार्केट में हैमरिंग कर रहे हैं जी। और बीन जो है वो एक बार हमने देखा $10.5 तक आ गया है फॉरवर्ड का नवंबर दिसंबर का, ओके, जो $14 हुआ करता था जी जी। और उसी कारण से मील और ऑयल पे भी प्रेशर आया है। हम देख रहे हैं सोयाबीन ऑयल में जो कीमत हुआ करती थी $930-40 की, वो कीमत हो गई है $870 और उसी तरह से पाम में करीबन $800 का पाम हो गया है 720 और सनफ्लावर $910 का हो गया है 830। ओके, $80 की गिरावट हमने ऑयल में पिछले 5 हफ्ते में देखी है और वो 5 से 6 रुपए किलो इंडिया में कम हुआ है। ओके, तो ये मार्केट का भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज अभी भी 100% नहीं हुआ है और लगता है और 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे मार्केट को स्टेबल होने को और उसके बाद से कुछ खरीदारी की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तरुण, बिल्कुल संक्षेप में आपकी राय क्या होगी? नेगेटिव टोन अभी भी इंटैक्ट है, करीबन हमको लगता है 3350 तक प्राइसेस आ जाने चाहिए आने वाले 10 to 15 डेज के अंदर। एंड अभी पॉजिटिविटी तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम क्रॉप जो कि क्रॉप का प्रोग्रेस है उस एंड में अगर कुछ इम्पैक्ट आते हुए नहीं देखते हैं। अदरवाइज सारा का सारा एक्टिविटी डोमेस्टिकली भी पॉजिटिवली पैन आउट हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी काफी वेल सप्लाइड है। जी, बिल्कुल संक्षेप में तरुण आपसे ग्वार पर जानना चाहेंगे। ग्वार काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, आज तेज गिरावट के साथ बाजार में कारोबार हो रहा है, आपकी राय ग्वार पर क्या होगी? आई थिंक इसके अंदर अगर 6000 के आसपास प्राइस आते हैं तो बाय किया जा सकता है। 5800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वंस अगेन हम इसमें 6500 6700 के आसपास प्राइस आते हुए देखेंगे। एक टेक्निकल डिसेंट ब्रेकआउट हुआ है 6000 के ऊपर, जब तक प्राइस उसके नीचे स्लिप एंड क्लोज नहीं देंगे तो टेक्निकल इट्स अ बाय। बट ये सभी को पता है कि अक्टूबर से इसका सप्लाई आना चालू हो जाएगा, तो उस टाइम पर हम इसमें नेगेटिविटी आते हुए देखेंगे। ओके, चने पर आपकी राय क्या होगी तरुण? चने में हमने देखा है कि अदर पल्सेस से सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें खास एक्टिविटी नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइजेस 2700 से 2980 के बीच में ही ट्रेड करते हुए नजर आए हैं पिछले 3-4 महीनों के अंदर। अभी जिस तरीके से वंस अगेन 2950 से प्राइजेस नीचे आए हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें सेल खेलना चाहिए। राइस पर साइडवेज मार्केट है, 2880 2850 तक प्राइस आ सकते हैं। जी, और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो आज के कारोबार में आपको मालामाल कर सकती है।
हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। तरुण, आपकी पहली कमोडिटी क्या होगी? कैस्टर सीड के अंदर बिकवाली करना प्रेफर करेंगे। क्रॉप प्रोग्रेस काफी अच्छा हो रहा है और इसको हम 41-40 तक आते हुए देखते हैं। जी रेनिशा, आपकी कमोडिटी? मुझे एल्यूमिनियम में बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगी मैं 124.5 के आसपास विद स्टॉप लॉस 123.5, टारगेट्स 126 तक देखे जा सकते हैं आजकल में। जी, आखिरी ऐसी कौन सी कमोडिटी होगी तरुण जहां पर इंट्राडे में ट्रेड करना बेहतर होगा? आई थिंक चने में थोड़ा सा वीकनेस लगता है शॉर्ट टर्म में, इसमें सेलिंग करना बेटर रहेगा 2880 2850 के प्राइस टारगेट के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका, रेनिशा आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। नजर अब टॉप पिक पर। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो बिकवाली की राय है 27,800 पे 200 रुपए की गिरावट आपको गोल्ड में दिख सकती है। बोनांजा कमोडिटी की ये कॉल। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद शेयर बाजार का हाल।